आपको पता है हमारे यूनिवर्स में कई कॉस्मिक फिनोमिना होते रहते हैं, जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन, तारों का बनना और नष्ट होना। ऐसे ही एक फिनोमिना ऑब्जर्व की गई थी हबल टेलीस्कोप के द्वारा, जिसमें एक तारे को एक्सप्लोड होते हुए देखा गया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस तारे में विस्फोट हुआ उस तारे ने खुद को ही एक्सप्लोड कर दिया और मायरेकलसली वो तारा सरवाइव कर गया और पहले से ज्यादा चमकने लगा। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि उस तारे की डेथ निश्चित थी, बट इट सर्वाइव। और ऐसे स्टार्स को जो एक्सप्लोजन के बाद और भी ज्यादा चमकीले हो जाते हैं, उन्हें ज़ॉम्बीज स्टार कहते हैं। अब ज़ॉम्बीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ऐसे लिविंग डेड जो एक जिंदा जीव से ज्यादा पावरफुल और डेंजरस होते हैं। ऐसे ही ये स्टार्स होते हैं जो खुद को मारकर और भी ज्यादा डेंजरस और चमकीले हो जाते हैं, और इन्हीं को हम ज़ॉम्बीज स्टार कहते हैं। ये ज़ॉम्बीज स्टार व्हाइट ड्वार्फ की तरह होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे सूरज का पूरा द्रव्यमान एक पृथ्वी के साइज वाली वस्तु में समा जाए, इतने डेंस होते हैं ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार। और ये स्टार बिल्कुल ज़ॉम्बीज की ही तरह अपने नजदीकी प्लैनेट्स और स्टार्स के मटेरियल को खाने लगते हैं। उन स्टार्स की जो ऊर्जा होती है, जो लाइफ का सोर्स होता है, वो उनको सक कर जाते हैं। ऐसे ज़ॉम्बीज स्टार्स की कोर में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के कारण एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन में तारे अक्सर खत्म हो जाया करते हैं, लेकिन कुछ तारे सरवाइव कर जाते हैं, जिनको हम ज़ॉम्बीज स्टार कहते हैं। ऐसे ही एक ज़ॉम्बीज स्टार है जो हबल टेलीस्कोप ने देखा था, NGC 1309 स्पाइरल पिनव्हील गैलेक्सी में, और ये सफेद बोना हमारी पृथ्वी से 108 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर है। अभी हमने ज़ॉम्बीज स्टार्स के बारे में बात किया, जो हमारे यूनिवर्स में चलते फिरते लिविंग डेड की तरह होते हैं और दूसरे स्टार्स को मारकर खा जाते हैं। इनके अलावा हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो दूसरे स्टार्स का खून पी लेते हैं, मतलब उनकी एनर्जी के सोर्स जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की लेयर को चूस लेते हैं। जैसे कोई वैम्पायर किसी इंसान का खून पीता है, कुछ वैसे ही ये स्टार्स अपने पास वाले स्टार्स की पूरी एनर्जी को पीकर उसे मार देते हैं, और ऐसे स्टार्स को वैम्पायर स्टार कहते हैं। ये सितारे किसी बड़े सितारे के पास रहते हैं और धीरे धीरे उसकी हाइड्रोजन को चूसते रहते हैं और उसकी इतनी एनर्जी को चूस लेते हैं कि वो स्टार नष्ट हो जाता है या फिर व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। और इसी तरह के कुछ नरभक्षी सितारे भी होते हैं स्पेस में, जिन्हें कैनिबल स्टार कहते हैं। ये नरभक्षी सितारे भी व्हाइट ड्वार्फ की तरह ही होते हैं। जैसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार धीरे धीरे दूसरे सितारों की एनर्जी को चूसकर उन्हें छोड़ देता है, वहीं कैनिबल स्टार उन सितारों को छोड़ते नहीं बल्कि उन्हें एक ही बार में गटक जाते हैं। तो जैसा यूनिवर्स हमें दिखाई देता है एकदम शांत, एक्चुअल में वैसा है नहीं। हमारे यूनिवर्स में व्हाइट ड्वार्फ की तरह दिखने वाले ज़ॉम्बीज स्टार, वैम्पायर स्टार, नरभक्षी कैनिबल स्टार्स भी मौजूद हैं, और किसी सितारे के नजदीक आते ही वो उसे मार देते हैं, गटक जाते हैं उसे। हमारी पृथ्वी जीवन के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर रिसोर्स कम हो जाने की वजह से हमें पृथ्वी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन फिर हम कहाँ जाएंगे, मून पर या मार्स पर? मून और मार्स पर पहले भी कभी रहा होगा जीवन, कहते हैं कि लाइफ वहीं से आई थी, लेकिन फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। और हमारा नया घर, ये सुनने में कितना एक्साइटेड लगता है कि एक नया प्लेनेट जहाँ हम अपनी कॉलोनी बसा सकते हैं पृथ्वी से दूर। वैसे एक प्लेनेट है जहाँ पर पृथ्वी की तरह ही लाइफ पॉसिबल हो सकती है, और जिस प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं वो किसी नर्क से कम नहीं होगा, गैलीस 581c। ये हमारा नया घर हो सकता है। ये ग्रह रहने के लिए एकदम परफेक्ट है, टेम्परेचर भी सही है, पानी भी है, और जैसे हमारी पृथ्वी अर्थ है, ये सुपर अर्थ है और हमारी पृथ्वी से 20.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इस प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जैसी लाइफ हम पृथ्वी पर जीते हैं, इस प्लेनेट पर कुछ नर्क की तरह होगी, इन हेल, क्योंकि ये प्लेनेट एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है, जो हमारे सूरज से थोड़ा सा छोटा है। और जैसा कि हमने बताया कि रेड ड्वार्फ स्टार हाई डेंसिटी वाले होते हैं, और इस स्टार की हैवी ग्रेविटी के कारण गैलीस 581c अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक है। यानी ये स्टार अपने सन की परिक्रमा तो करता है, लेकिन अपनी एक्सिस पर नहीं घूमता, जिससे दिन रात होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है 24 घंटे में, और दिन रात होते हैं, और इसीलिए इस प्लेनेट का एक हिस्सा हमेशा सूरज को घूरता रहता है और इसका दूसरा हिस्सा फ्रीजिंग और डार्कनेस से भरा हुआ है। लेकिन एक वर्टिकल टिनी बेल्ट है जहाँ पर लाइट और डार्कनेस अलग होते हैं, जहाँ सुबह और शाम एक साथ देखने को मिलते हैं। वहाँ पर मनुष्य रह सकते हैं, लेकिन वहाँ भी लाइफ कुछ हेल की तरह होगी, क्योंकि वहाँ पर सुबह और शाम कभी होगा ही नहीं, बल्कि दोनों एक साथ दिखेंगे। यानी लाइफ तो पॉसिबल है, लेकिन एक नरक में जीने की तरह है। हमारी धरती जीवन के लायक क्या हो गई, इस पर खतरा 24 घंटे मंडराता रहता है। आसमान जितना क्लियर दिखाई देता है, ये उतना क्लियर है नहीं। अंतरिक्ष में इतना मलबा मौजूद है कि किसी क्षण इस पृथ्वी का सर्वविनाश हो जाए।
और ये खतरा है एस्टेरॉयड और मीटेरॉयड का। जब हमारा सोलर सिस्टम जीवन के प्रारंभिक चरण में था, तब सूर्य की परिक्रमा करने वाले धूल और चट्टानों ने ग्रेविटी में बंधकर अलग अलग प्लैनेट्स का निर्माण किया। लेकिन कुछ ऐसे चट्टान भी थे जो किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाए और वो आज भी सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। वो सारा मलबा मार्स और जुपिटर के बीच इकट्ठा हो गया और एक बेल्ट के रूप में सूरज के चक्कर लगाने लगा। और जब ये पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं तो कभी कभी ये अपनी बेल्ट से बाहर निकल आते हैं, और जब ये पृथ्वी की तरफ मुड़ते हैं तो पूरी प्रजाति के अस्तित्व को खतरे में डाल देते हैं। और एक आधे किलोमीटर चौड़ाई वाला एस्टेरॉयड भी इस धरती का पूरा विनाश कर सकता है। 6.5 करोड़ साल से हमारी पृथ्वी सुरक्षित है, और एक ब्लू कॉलर डीप कोर ड्रिलर्स की टीम जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पर नजर रखती है, जो फिलहाल मानव जाति को बचाने का काम कर रही है। लेकिन कब तक? हमारी धरती से एस्टेरॉयड टकराने का खतरा हमेशा बना ही रहता है कि कब किस एस्टेरॉयड का दिमाग सटक जाए और हमारी धरती पर आके टपक जाए। जैसे आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड के टकराने से ही डायनासोर्स का खेल खत्म हो गया था, ऐसे ही कोई एस्टेरॉयड जब इंटरस्टेलर स्पेस से भटककर हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करता है और वैज्ञानिक उस पर नजर गड़ाकर बैठ जाते हैं, उसकी एक एक मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं, उसे डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाते ही हैं कि वह एस्टेरॉयड अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, मानो जैसे कोई बाहरी शक्ति पृथ्वी की रक्षा कर रही है। वैसे ये शक्ति हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है। जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करता है तो उसे पहले सैटर्न और जुपिटर जैसे जायंट प्लैनेट से होकर गुजरना पड़ता है, और जब ये चट्टानें जुपिटर के नज़दीक आती हैं तो जुपिटर अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते इन चट्टानों को अपने अंदर ही समा लेता है। जुपिटर पूरी तरह से गैस का बना हुआ एक प्लैनेट है, और ये गैसें इतनी ज़्यादा डेंस हैं कि अगर कोई पत्थर या मेटल भी इसके अंदर चला जाए तो ये गैस इसके मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से तोड़कर बिखेर देती है। अगर हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर नहीं होता तो शायद हमारी पृथ्वी भी सुरक्षित नहीं होती। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि एस्टेरॉयड जुपिटर के चंगुल से बच गया और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो यकीनन हमारी पृथ्वी का वही हाल होगा जो डायनासोर्स के समय में हुआ था, और फिर तो ब्लू कॉलर डीप कोर ड्रिलर्स की टीम भी कुछ नहीं कर पाएगी। जुपिटर धरती का एज ए बॉडीगार्ड है और अब तक न जाने कितने खतरों से हमें बचाता आया है। जुपिटर एस्टेरॉयड के लिए एक दानव और पृथ्वी के लिए एक रक्षक है। हमारी पृथ्वी पर कई छोटे बड़े ज्वालामुखी काउंट किए गए हैं और ज्यादातर ज्वालामुखी आज ऑफ हैं, लेकिन जब भी ये वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो तबाही तो आ गई समझो। जैसे आज से करीब 74,000 साल पहले एक ज्वालामुखी इरप्शन हुआ था। वो ज्वालामुखी इरप्शन इतना भयानक था कि पूरी दुनिया के लोग पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। कुछ 10,000 लोग ही बचे थे इस धरती पर, और वैज्ञानिकों के अनुसार ये वो समय था जब इस धरती पर सबसे कम पॉपुलेशन थी। वैज्ञानिकों ने इसे तोबा कैटास्ट्रॉफी थियरी नाम दिया, और जब ये इरप्ट हुई तो इसका असर 42 किलोमीटर ऊंचाई तक रहा और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। मात्र 10,000 लोग ही बचे थे। तो ये हमारे धरती की वोल्केनो थी। लेकिन अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी वोल्केनो की, तो वो है ओलंपस मॉन्स, और ये मौजूद है हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स पर, जहाँ पर जाने की हम तैयारी कर रहे हैं अपनी नई दुनिया बसाने की। ये ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची है। इसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर है और 700 किलोमीटर चौड़ी है, और इसका मुंह जहाँ से ये इरप्ट होती है वो 85 किलोमीटर व्यास का एक खड्डा है। ये वोल्केनो धरती पर मौजूद किसी भी वोल्केनो से 100 गुना तक बड़ी है। फिलहाल ये ऑफ है 25 मिलियन सालों से, लेकिन जब ये इरप्ट होगी तो शायद मार्स पर जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। पिछली वीडियो में हमने बताया कि एलियंस का न होना ऑलमोस्ट सेम डेंजरस है एलियंस के होने से। इनफैक्ट हमें एलियंस मिलते हैं या नहीं, दोनों ही कंडीशन में हम इंसानों ने एक सॉलिड प्लान बना रखा है। जैसे अगर एलियंस नहीं है, वैसे इम्पॉसिबल है बट मे बी, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एलियन है तो हम इंसानों ने उन्हें इनविटेशन दिया है वॉयेजर 1 के द्वारा। वॉयेजर 1 मैन मेड एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। ये स्पेसक्राफ्ट अब तक का सबसे दूर भेजा गया स्पेसक्राफ्ट है, और इस स्पेसक्राफ्ट का जो मेन मकसद है वो है इस अनंत ब्रह्मांड में एलियंस को खोजना और ये बताना कि इस ब्रह्मांड में तुम अकेले नहीं हो। यहाँ से इतने लाइट ईयर दूर सूरज नाम का एक तारा है जिसको 8 प्लेनेट ऑर्बिट करते हैं, और उन्हीं प्लेनेट में से एक प्लेनेट है अर्थ, जहाँ पर लाइफ मौजूद है, और वहीं से मैं आया हूँ ये संदेश लेकर।
इस स्पेसक्राफ्ट में जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो है 12 इंचेस की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क। इस डिस्क में पृथ्वी पर जीवन है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, कैसी सिविलाइजेशन है जिनको हम ह्यूमंस कहते हैं, और इसमें 115 अलग अलग इमेजेस, जीव जंतु, पशु पक्षी और हम इंसान कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, ऐसी 55 लैंग्वेजेस इस डिस्क में मौजूद हैं। और इन सब की वीडियोस और ऑडियोस अलग अलग लैंग्वेजेस में स्टोर हैं, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के गाने भी इस डिस्क में स्टोर हैं। और पृथ्वी के मौजूद होने के वैज्ञानिक सबूत ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ लेकर जा रहा है इस अनंत ब्रह्मांड में। इन फ्यूचर अगर सब कुछ सही रहा इस स्पेसक्राफ्ट के साथ, और कहीं दूर अगर एलियन सभ्यता को ये स्पेसक्राफ्ट मिलता है और अगर वो इतने एडवांस हुए कि वो इस डिस्क को एक्सेस कर पाए, तो उन्हें पता चल जाएगा कि दूर ब्रह्मांड में एक प्लेनेट पृथ्वी है जहाँ पर जीवन है। और हो सकता है कि वो एलियंस इतने एडवांस हों कि हमसे मिलने भी चले आएं। आज हमारा ये स्पेसक्राफ्ट हमारी पृथ्वी, हमारे सूरज और सौर मंडल को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, और जाते जाते हमारी याद में एक तस्वीर हमारे लिए छोड़ गया। इस तस्वीर में नीले रंग का डॉट हमारी पृथ्वी है। ये तस्वीर वॉयेजर 1 ने तब ली थी जब वो सैटर्न ग्रह के नज़दीक से गुजर रहा था, और तब उसने हमारी पृथ्वी को आखिरी बार पलटकर देखा। ये स्पेसक्राफ्ट हमारी पृथ्वी की यादों को लेकर 5 सितंबर 1977 को ये अपने मिशन के लिए निकल पड़ा, और आज इस स्पेसक्राफ्ट को 45 साल 3 महीने 18 दिन 16 घंटे 21 मिनट 40 सेकंड हो गए। और इस समय में ये स्पेसक्राफ्ट 159.4056 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तय करके सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके इस इन्फिनाइट यूनिवर्स में प्रवेश कर चुका है। और ये स्पेसक्राफ्ट हमसे हर सेकंड 17.08 किलोमीटर दूर जा रहा है। और अब कुछ आने वाले 15 सालों में यानी सन 2040 में हमारा संपर्क भी इस स्पेसक्राफ्ट से टूट जाएगा, और फिर हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 के साथ क्या हुआ। वीडियो खत्म।